हाँ जी दोस्तों, तो कंपनी लॉ के लास्ट अमेंडमेंट एरिया को देखते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 9 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 है आपका जो कि बात करता है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अब सबसे ज्यादा अमेंडमेंट अगर मैं बात करूं किसी चैप्टर में आए हैं तो वो इसी चैप्टर में आए हैं। कुल मिला के इस चैप्टर में 6 एरिया हैं जहां पे अमेंडमेंट्स आए हैं, और अगर इस 6 एरिया को सम्मिलित किया जाए तो आप कह सकते हो कि आपने पढ़ा है शेड्यूल 7। जो सेक्शन 135 आपका सीएसआर का होता है उसके अंदर शेड्यूल 7 का जिक्र किया जाता है। उस शेड्यूल 7 के अंदर जो लिस्टेड एरियाज है जहां जहां पे आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो वो आपका सीएसआर का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इस शेड्यूल 7 के अंदर आपकी 3 एरिया है, 3 अमेंडमेंट्स है। उसके बाद बात करते हैं अगर मैं सेक्शन नंबर 132 की जो कि एनएफआरए से रिलेटेड होता है, तो इस एनएफआरए वाले सेक्शन के अंदर आपके 2 अमेंडमेंट्स हैं, और जो एक लास्ट रह जाता है वो बात करेगा आपके बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट के ऊपर। बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट होता है उसके अंदर एक अमेंडमेंट की गई है छोटी सी, जो कि एक रूल के अंदर कवर्ड है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके 6 अमेंडमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर एक चैप्टर के अंदर। रिमेनिंग सेक्शंस ऑल आर ओके, बस इन एरियाज में अमेंडमेंट है तो इसको ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है ना, अब ये डेट वाइज चलेगा, ऐसा नहीं कि हम शेड्यूल 7 के सारे खत्म करेंगे फिर ऐसे नहीं, हम डेट वाइज लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट आपका आया वो आया 30 मई 2019 को, जो कि आपके सामने है, जो कि शेड्यूल 7 से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, 30 मई 2019 को आपका क्या अमेंडमेंट आया उसको देखते हैं। कह रहा है कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द सेड शेड्यूल 7 आफ्टर आइटम 11 and the entries relating thereto the following item and entries shall be inserted। मतलब क्या हुआ कि शेड्यूल 7 के अंदर अभी 11 आइटम्स थे, ठीक है ना, उसके बाद एक आइटम्स को और इंसर्ट किया गया, मतलब कि अब यहां पे 12 आइटम्स आपके गिने जाएंगे। जो 12वां आइटम है वो इंसर्ट किया गया है किस नाम का, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 30 मई 2019। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ा था उसके अंदर आपने 11 बातों को वहां पे देखा था। आपको अगर मैं दिखाऊं तो आपने 11 एरियाज को यहां पे पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपके ये सामने है। ये 11 बातें थी, स्लम एरिया डेवलपमेंट के बाद ये आपका खत्म हो जाता था। ठीक है ना, अब ये 11 बातें जो हैं इसके अंदर कहा गया कि इस 11वें के बाद एक 12th को और यहां पे ऐड कर रहे हैं। उस 12th को नाम दे रहे हैं किसका, हम डिजास्टर मैनेजमेंट का। ये कुछ इस तरीके से शुरू होता था, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7, और इस तरीके से आपकी 11 एक्टिविटीज थी। इन्हीं 11 एक्टिविटीज में आप देखेंगे कि 3 अलग अलग प्रकार की अमेंडमेंट्स हैं जिसको कि हम यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये जो 11 पॉइंट है इसके बाद आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट। क्या पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 12, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो ये और इंसर्ट किया गया, तो ये आपका था अमेंडमेंट नंबर 1 अंडर चैप्टर नंबर 9। अगला आता है आपका, ये भी शेड्यूल 7 में ही अमेंडमेंट किया गया है। शेड्यूल 7 में क्या अमेंडमेंट किया गया है, पहले आपका एक पॉइंट हुआ करता था, पॉइंट नंबर 9, मतलब शेड्यूल 7 के अंदर जो 12 बातें अब हो गई उसके अंदर एक पॉइंट नंबर 9 हुआ करता था जो कि बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा था, और वो कहीं ना कहीं लिमिटेड चीजों को मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जो कि पॉइंट आपके सामने है ये वाला। क्या कहता था, ये कहता था कंट्रीब्यूशन और फंड प्रोवाइडेड टू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर लोकेटेड विद इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन विच आर अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं इसने चीजों को क्लियर नहीं कर रखा, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं किया हुआ है। इसी चीज को फुल्ली तरीके से इलेबोरेट कर दिया गया इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर। यहां पे तो सिंपल कहा गया था कि वो सारे कंट्रीब्यूशन या फंड जो प्रोवाइड करते हो आप टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर को, जो कि लोकेटेड कहां है, एकेडमिक विद इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, और वो अप्रूव्ड है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसको और विस्तार से बढ़ाया गया है, इसके अंदर कई सारे नामांकन किए गए हैं और कहा गया है कि अगर आप इन लोगों के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो आपका सीएसआर का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। क्या बातें हैं देखिए, ये पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया गया है। तो मतलब जो आप पॉइंट नंबर 9 पीछे पढ़ के आए हैं उसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है इस पॉइंट नंबर 9 से, मतलब उसको डिलीट करके उसकी जगह पे आपको इसको चिपका देना है। ठीक है ना, क्या बात कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ वहां सेंट्रल गवर्नमेंट था, अब यहां पे क्या इंक्लूड कर दिया गया, देखो और वास्ट किया गया, कहने का मतलब कि और चीजें डाली गई, और स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो इंक्लूड किया ही गया। साथ में कहा गया एंड contributions to public funded universities, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बकायदा नाम लिए गए हैं कि इन जगहों पे अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो तो वो आपका कवर्ड माना जाएगा इसी के अंदर। नेशनल लेबोरेटरीज एंड ऑटोनोमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप डीआरडीओ के नाम से जानते हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है इन सभी चीज को आपको विस्तार करके बता दिया गया कि ये सारी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर भी अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो, आईआईटीज और ये सारी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो जो कि इंगेज्ड है किस चीज के अंदर, कंडक्टिंग रिसर्च इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इन सब चीजों की ये लोग रिसर्च कर रहे हैं जो कि किसको प्रमोट करता है, वो प्रमोट करता है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है ना, तो इनको प्रमोट करने के लिए ये सारी इंस्टीट्यूशन, ये सारी बॉडी जो लगी हुई है और अगर इनमें आप कंट्रीब्यूशन देते हो तो वो कंट्रीब्यूशन आपकी सीएसआर की कंट्रीब्यूशन मानी जाएगी। ठीक है, तो पहले कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा श्रिंक था, अब इसको थोड़ा विस्तार कर दिया गया है और विस्तारित रूप में आपके सामने आ जाता है ये पॉइंट नंबर 9। तो इसको आपको ध्यान रखना है और ये सब्स्टिट्यूशन है तो पुराना पॉइंट आपका अब एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसकी जगह पर आपको यही पॉइंट कोट करके चलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि भैया कुछ सेक्शन के अंदर बदलाव आए हैं जो कि 14 अगस्त 2019 को आए हैं और ये एप्लीकेबल होगा आपका 15 अगस्त 2019 से। अब मैंने आपको बताया था वो सेक्शन कौन से हैं, वो सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 132 जो कि बात करता है किसके बारे में, एनएफआरए के बारे में, नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें इंसर्ट की गई हैं, क्या क्या इंसर्ट किया गया उसको देखते हैं। सबसे पहले हम अपने एनएफआरए के ऊपर जाते हैं। एनएफआरए हमारा स्टार्टिंग में कवर हुआ था सेक्शन नंबर 132। इसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे बदलाव हैं। Here we go। ये रहा आपका सेक्शन नंबर 132 जो कि बात करता है किसके ऊपर, ये बात करता है आपके एनएफआरए के ऊपर। यहां पे सबसे पहले आपने स्टार्टिंग देखी थी और स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द एनएफआरए टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है ना, तो मतलब इन मैटर्स को देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट किया है एक अथॉरिटी जिसका नाम है एनएफआरए। ठीक है, ये स्टार्टिंग होती है इसके अंदर। अब इसी के बाद एक इंसर्ट कर दिया गया, मतलब 1 के बाद आप सेकंड पढ़ने नहीं जाओगे। सेकंड में बेसिकली क्या लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द एनएफआरए शैल। अब एनएफआरए क्या क्या कर सकती है वो सारी चीजें यहां पे बताई गई है कि एनएफआरए की बेसिकली क्या पावर है, ये सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर आपको बताया गया। ठीक, अब 2 पे जाने से पहले यहां पे आ गया एक 1A, मतलब इसकी जगह पे इंसर्ट हो गया एक सबसेक्शन नंबर 1A और ये 1A जो है ये आपको क्या क्या बातें बताता है। 1A कहता है क्या, द एनएफआरए शैल परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू सच डिविजन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब क्या है कि अब यहां पे एनएफआरए जो है वो अपने फंक्शंस को तो प्रोवाइड करेगी। एनएफआरए को बना दिया किसने, ध्यान देने वाली बात क्या है कि एनएफआरए जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ ये किसने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूट कर दिया आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब कहा जा रहा है कि एनएफआरए अपने काम को पूरा करने के लिए अपने अंदर, अपनी अथॉरिटी के अंदर वो कई सारे डिवीजन्स भी फॉर्म कर सकती है, डिवीजन बना सकती है और डिवीजन के जरिए उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज एक नई इंसर्ट की गई है कि एनएफआरए जो काम करेगी वो कई सारे डिवीजन्स को अपने अंदर फॉर्म कर सकती है और उसके जरिए ये काम को पूरा करवा सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 2 में आपने देख लिया कि क्या क्या पावर है, क्या क्या पावर में आपने देखा जो ए पॉइंट कहता है वो रिकमेंडेशन वगैरह की बात करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन कर सकती है वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। उसके बाद मॉनिटर करना है, कंप्लायंसेस वगैरह चेक करनी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह देखनी है और जो रिलेटेड मैटर्स है वो सारी बातें। थर्ड यहां पे सबसेक्शन आता है जिसमें कहा गया कि एनएफआरए के अंदर एक चेयरपर्सन होगा जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होगी वगैरह वगैरह सारी बातें थी और उसके साथ कई सारे मेंबर्स होंगे जो कि 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे यहाँ पे सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर। ये 3 के अंदर सारे प्रोविजन चल ही रहे थे कि बात आ गई सबसेक्शन नंबर 3A की। ना 3A क्या है, 3A फिर से एक नया इंसर्ट किया गया जैसे 1A इंसर्ट किया गया, क्योंकि 1A में किसकी बात हुई, डिवीजन की बात हुई। तो इसलिए जब डिवीजन की बात हुई तो आपको बताना पड़ेगा कि उस डिवीजन को कौन मैनेज करेगा, किसके अंडर वो डिवीजन रेगुलेट करेगी। तो इसलिए यहाँ पे 3A इंसर्ट किया गया और कहा गया क्या कि ईच डिवीजन ऑफ द एनएफआरए शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन और अ फुल टाइम मेंबर ऑथराइज्ड बाय द चेयरपर्सन। मतलब कि 1A में कहा गया कि भैया डिवीजन बनाया जा सकता है एनएफआरए के अंदर। उसके बाद 3A में कहा गया, क्योंकि 3 में तो पता है कि एनएफआरए के अंदर चेयरपर्सन होगा, 15 मेंबर्स होंगे, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते वगैरह वगैरह, सबके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए एंड ऑल। नाउ 3A के अंदर आपको स्पेशली बताना पड़ा क्या कि ये जो डिवीजन आपने यहाँ पे बनाया है ये डिवीजन कैसे चलेगा, तो ये इसको प्रिसाइड करेगा कौन, या तो चेयरपर्सन या फिर चेयरपर्सन के द्वारा ऑथराइज किया हुआ कोई भी फुल टाइम का मेंबर, नंबर 1। उसके बाद
देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव, 3B भी इंसर्ट किया गया उसी 3 के बाद, और कहा जा रहा है क्या कि देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ NFRA कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर्स ऑफ सच अथॉरिटी फॉर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन अंडर सबसेक्शन 2 अदर देन क्लॉज ए और सबसेक्शन नंबर 4। अब इसको जरा समझो। सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर आपको कई सारे फंक्शंस बताए गए। फंक्शंस में आपने देखा था कि वो रिकमेंडेशन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कंप्लायंसेस वगैरह मॉनिटर करेगी और इन सारी चीजों को मैनेज करके चलेगी कि सारी चीजें कंप्लायंसेस सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। इस टाइप के कई सारे काम बताए गए थे सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, अब क्या कहा गया, इसके अंदर कहा जा रहा है कि NFRA जो है वो अपने पास एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बनाएगी, और एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आपके चेयरपर्सन होंगे और फुल टाइम मेंबर्स होंगे, जो कि बेसिकली क्या काम करेंगे, वो ये देखेंगे कि जितने भी फंक्शंस हैं वो एफिशिएंटली डिस्चार्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो उसको एफिशिएंटली डिस्चार्ज करने में उनका रोल अदा होगा इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का। तो ये एक बॉडी बनाने की बात भी की गई, डिवीजन बनाने की बात की गई, डिवीजन में कौन काम करेगा उसकी बात की गई, फिर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात की गई, और इसमें कहा गया कि सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 में जो बातें बताई गई हैं उनको एफिशिएंटली डिस्चार्ज करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो काम करेगी। लेकिन सबसेक्शन 2 में आपको अदर देन क्लॉज ए है, तो क्लॉज ए बेसिकली क्या बात करता है वो देख लेते हैं आप। क्लॉज ए जो यहां पे बताता है वो ये बताता है रिकमेंडेशन की बात है कि NFRA जो है वो रिकमेंडेशन दे सकती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो ये काम नहीं करेगी, ये काम तो NFRA करेगी ना, कुछ तो उसके लिए भी छोड़ दो। लेकिन उसके अलावा जो बच जाता है, क्या बच जाता है, कंप्लायंसेस वगैरह को चेक करना, मॉनिटर करना, इन्फोर्स करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जिस तरीके से भी प्रिस्क्राइब किया गया उस तरीके से वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह को देखना कि जो भी प्रोफेशन एसोसिएटेड है जैसे हमारे CA, CMA, CS वगैरह, तो ये सारी अपनी सर्विसेज को किस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, उन सभी को देखेगी अब कौन, उन सभी को देखेगी अब कौन, उन सभी को देखेगी हमारी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, ताकि वो अच्छे तरीके से उन फंक्शंस का परफॉर्मेंस हो सके। ठीक है, सबसेक्शन नंबर 4, सबसेक्शन नंबर 4 बात करता है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। आइए उसको भी नजर मारते हैं। सबसेक्शन नंबर 4 आपने पढ़ा था, जिसमें आपने बात की थी कि NFRA के पास कई सारी पावर और भी है कि वो जो भी मेंबर्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, या फिर उनकी जो फर्म्स हो सकती है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकती है, चेक कर सकती है कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एक बार NFRA ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया तो कोई और इंस्टीट्यूट या कोई और बॉडी जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर सकती। तो इस टाइप की बातें थी, इस टाइप की पावर दी गई है, ये सारे फंक्शंस का पार्ट होती है NFRA का। अब इन सभी चीजों को अच्छे से देखने के लिए बनाई जाएगी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कि कवर होगा आपका सबसेक्शन नंबर 3B के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब सबसेक्शन नंबर 4 पे आप जाओगे तो उसके क्लॉज C और सब क्लॉज B में जब हम देखने जाते हैं तो हमने देखा था कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर हैं या फिर उनकी जो फर्म है, वो अगर पाए जाते हैं कि वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वो मिसकंडक्ट में अगर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर अलग अलग हरकतें का प्रोविजन है। मतलब जो ये आपका C पॉइंट है, इसके अंदर A और B ये दो चीजें हुआ करती थी। जो चेंजेस आया वो सिर्फ और सिर्फ B में आया है, A में कोई चेंजेस नहीं आया। एक बार C को देख लेते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे कि वेयर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड। अगर ये पता लग गया कि जो भी फॉर्म है या जो भी मेंबर है वो कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या किसी प्रकार का मिसकंडक्ट कर रही है, तो हमारी NFRA जो अथॉरिटी है उसके पास पावर है। किस चीज की पावर है कि वो पेनल्टी लगा सकती है। पेनल्टी कितनी लगा सकती है, तो हमने देखा था जी मिनिमम 1 लाख रुपए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 गुना जो भी आपने फीस वगैरह रिसीव की है, अगर इंडिविजुअल फॉर्म है तो। और अगर फॉर्म है मतलब इंडिविजुअल मेंबर है तो उस केस में तो 1 लाख रुपए या फिर 5 गुना फीस का, और अगर फॉर्म की बात करें तो 5 लाख रुपए, और एक्सटेंड किया जा सकता है 10 गुना जो भी उनको फीस रिसीव हुआ है इन केस ऑफ फॉर्म। तो ये तो पेनल्टी लगती है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद पॉइंट आता है आपका B, जो बात करता है कि मेंबर को डिबार किया जा सकता है, मेंबर या फिर फॉर्म को डिबार किया जा सकता है काहे चीज से, प्रैक्टिस से, जो कि आपका ICI रेफर करता है। फिर ICI का सबसेक्शन 2 यहां पे कोट कर दिया गया था, और कितने पीरियड के लिए, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम जो है वो 10 इयर्स के लिए डिबार कर सकती है आपका NFRA। ठीक है, अब इसकी गहराई में गई हमारा ये जो हमारा अमेंडमेंट आया वो इसकी गहराई में गया। गहराई में किस तरीके से गया, उन्होंने ये देखा कि भाई साहब यहाँ पे ये सेक्शन 2 जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का है, हो सकता है इसको कभी भी मॉडिफाई कर दिया जाए, इसको बदला जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि भैया अपने एक्ट को हम प्रिसाइज रखते हैं, किसी और एक्ट पे डिपेंडेंट होना गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये रेफरेंस को हटा दो। उन्होंने कहा डिबार करेंगे, मेंबर को करेंगे, फॉर्म को करेंगे, और काहे चीज से करेंगे उस चीज को उन्होंने वहां पे लिख दिया, बताया था अमेंडमेंट के अंदर कि अब इन जगहों से डिबार किया जाएगा। वही क्राइटेरिया होगा, मिनिमम 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम पीरियड होगा आपका 10 ईयर, जो कि डिसाइड करेगी आपका NFRA। ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि डिबार अभी भी किया जाएगा, लेकिन पहले यहां पे रेफरेंस लिया जाता था कि किन किन चीजों से डिबार किया जाएगा। तो उसमें कहा जाता था कि वो सारी चीजें जो सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर मेंशन की गई है, लेकिन अब उसके इस रेफरेंस को कह रहे हैं कि हटा दो।
चलिए देखते हैं तो इसकी जगह पे क्या रिप्लेस किया गया है। तो इसकी जगह पे एज इट इज रिप्लेस हुआ, क्या रिप्लेस हुआ, इसकी जगह पे आया कि डिबारिंग द मेंबर और द फर्म फ्रॉम, काहे से, बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, उनको ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, इंटरनल ऑडिटर नहीं बनाया जाएगा, अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस चीज से डिबार किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 247 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन वगैरह करने की पावर होती है एक मेंबर के पास या फर्म के पास, उस वैल्यूएशन की एक्टिविटी से भी उनको क्या कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। कितने पीरियड के लिए, तो मिनिमम पीरियड वही है 6 मंथ का, और हायर पीरियड जो हो सकता है वो हो सकता है मैक्सिमम 10 इयर्स का, जो भी डिटरमाइन किया जाएगा एनएफआरए के द्वारा। ठीक, तो ये भी एक अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है और बहुत ज्यादा ये दिल पे लेने वाली बात है, क्योंकि ये अमेंडमेंट तो आपको पर्सनली रिलेट करती है और एग्जाम में पूछे जाने की प्रायिकता इसकी उतनी ज्यादा ही बढ़ जाती है। चलिए जी, तो दिस इज अमेंडमेंट नंबर 3। नाउ आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर नंबर 9 के अमेंडमेंट नंबर 4 की ओर। अमेंडमेंट नंबर 4 जो है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही माइनर अमेंडमेंट है, जो कि बात करता है किस चीज के ऊपर, ये बात करता है कि एनएफआरए का एक रूल होता है, रूल नंबर 3। एनएफआरए का एक रूल है, रूल नंबर 3, जहां पे बेसिकली ये बात बताई गई है कि एनएफआरए कुछ एक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज है, उन लिस्टेड कंपनीज और उन लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस का जिसकी भी लिस्ट वहां पे दी गई है, उन सभी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, और उसके जो ऑडिटर्स वगैरह होंगी उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह को भी वो चेक कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। इस टाइप की बात बताई गई है रूल नंबर 3 के अंदर। ठीक, अब उसी के अंदर एक क्लैरिफिकेशन इंसर्ट किया गया है और कुछ खास नहीं, उस क्लैरिफिकेशन को समझ लेते हैं। यहां पे वो रूल नंबर 3 आपका शुरू हो जाता है पेज नंबर 18 से ही। ठीक है, यहां पे बेसिकली क्या बताया गया है कि एज पर एनएफआरए रूल्स, एनएफआरए शैल हैव पावर टू मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस अंडर सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 132 और अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ द सच सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट। तो इन क्लास ऑफ कंपनीज जो यहां पे लिस्ट बनाई गई है, इन सभी के ऑडिटर्स की क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह को देखा जा सकता है, इनके ऊपर कंप्लायंस वगैरह इन्फोर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे उनको मॉनिटर किया जा सकता है, तो इस टाइप की एक्टिविटी कर सकती है। तो इसमें आपको सी पॉइंट आया था, इस सी पॉइंट के अंदर नाम लिया गया था बैंकिंग कंपनीज का। इसमें इंश्योरेंस कंपनी भी है, बैंकिंग कंपनी भी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी है, और भी कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो कंपनी भी इस पॉइंट के अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, अब इसी में एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया, इस क्लॉज सी जो है इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया, क्योंकि यहां पे यूज हुआ था बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि बैंकिंग कंपनी में और क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन आपको ऐड करना है, तो देखो अमेंडमेंट बस इतनी सी है कि इन एनएफआरए आफ्टर क्लॉज सी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 3 द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप 3 से 4th पॉइंट पे जाओगे तो 4th पॉइंट पे जाने से पहले आपको यहां पे कोट करना है क्या, एक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और वो एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या है वो देख लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बैंकिंग कंपनी जो हमने पढ़ा उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। उसके अंदर इंक्लूड होगा कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक एज डिफाइंड इन क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1975 of 1970 and clause B of section 2 of banking companies acquisition and transfer of undertaking act 1980 40 of 1980। नंबर 2, तो नंबर 1 बेसिकली क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग नए बैंक जो खुलेंगे वो सारे नए बैंक जो होंगे वो सारे बैंकिंग कंपनी के अंदर इंक्लूड होगा। दूसरा, सब्सिडरी बैंक भी जो होते हैं वो भी आपका इंक्लूड होगा बैंकिंग कंपनी के अंदर, जो कि डिफाइन किया गया है क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 38 ऑफ 1859। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली इसके अंदर बात नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कह सकते हो लेस रेलेवेंट अमेंडमेंट है, जहां पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि बैंकिंग कंपनी की जब बात की जाएगी तो बैंकिंग कंपनी के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक जो कि डिफाइंड है अंडर डिफरेंट एक्ट्स और सब्सिडरी बैंक जो कि डिफाइंड है अंडर डिफरेंट एक्ट, ये दोनों के दोनों भी बैंकिंग कंपनी का ही पार्ट बनेगा और उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करके चलना है। मतलब कि इन बैंकिंग कंपनी के भी जो ऑडिटर्स होंगे और जो इनकी कंप्लायंसेस वगैरह होगी वो भी एनएफआरए के तहत चेक की जाएगी, उसकी पावर भी एनएफआरए के पास है। चलिए जी, तो ये एक था लेस रेलेवेंट कह सकता हूं, लेकिन ठीक है अमेंडमेंट है तो आपको ध्यान में रखना है, और अमेंडमेंट जब तक रहता है तो फर्स्ट टाइम तो वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, आगे से बेशक वो लेस रेलेवेंट हो जाए। चलिए जी, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 जो है ये बात करता है बोर्ड रिपोर्ट की। अब आपको ध्यान होगा कि आपने बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी, पहले आपको उसकी झलक दिखा दो कि आपने क्या टॉपिक पढ़ा है और उसके अंदर क्या बदलाव है, उसको भी देख लीजिए। हमने जब बोर्ड रिपोर्ट में आए तो बोर्ड रिपोर्ट में हमने देखा कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है ना, जब बोर्ड रिपोर्ट में हमने देखा कि क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी तो उसके बाद
एक उसी के अंदर इंसर्शन और ऐड कर हो गया है। मतलब कहने का मतलब कि जितनी चीजें पहले हुआ करती थी उसके अलावा एक लाइन आपका और ऐड हो गया जो कि आपके बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनेगा अब से। ठीक है, क्या है वो चीज उसको देख लेते हैं। तो ये आपका एक रूल 8 आता है। रूल 8 आपको क्या कहता है कि द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड शेड ऑल्सो कंटेन, क्या क्या चीजें उसके अंदर आएंगी। तो उसके अंदर ये कुछ लिस्ट बताई गई थी जिसके अंदर ये सारी चीजें और आपकी इंक्लूड की जाती है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। आई होप आपको ये चीज पहले से पता है। उसके अंदर हमने देखा था फाइनेंशियल समरी होती है, हाइलाइट्स होते हैं, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस अगर है तो वो होता है, डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स KMP हु वर अपॉइंटेड और हैव रिजाइन्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये होता है। और इसके बाद आपको रुक जाना है। तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे जाने से पहले आपको रुक जाना है और यहां पे एक पॉइंट और इंसर्ट कर दिया गया। वो क्या इंसर्ट किया गया उसको देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि रूल नंबर 8 के सब रूल 5 में आफ्टर क्लॉज 3 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली 3A। तो जब आप ये 3 पढ़ोगे तो 3 के बाद आपको 4 नहीं पढ़ना है, आपको इसके पहले क्या पढ़ना है, इस 3 का A। इस 3 का A क्या बता रहा है, इस 3 का A बता रहा है क्या स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ द बोर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द प्रोफिशिएंसी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ड्यूरिंग द ईयर। अरे वाह, मतलब कि अब बोर्ड को अपना एक स्टेटमेंट और बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जांच पड़ताल करेगा, बताएगा कि उसके क्या विचार हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को लेके। जब हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो वहां पे प्रोफिशिएंसी भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अब बोर्ड रिपोर्ट में जो बोर्ड होगी वो एक स्टेटमेंट और नया बनाएगी जो कि बात करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये एक और मैंडेटरी चीज जो है वो बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट में ऐड हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं कि बोर्ड रिपोर्ट में जो नया ऐड हुआ, बोर्ड रिपोर्ट के सारे पैरामीटर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें अगर कुछ नया ऐड हुआ है दैट इज 3A तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बताया गया कि प्रोफिशिएंसी का यहाँ पे क्या मतलब है। तो प्रोफिशिएंसी को आपको इस तरीके से समझना है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं उनका एक होता है ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, और ये कंडक्ट कौन कराता है, ये कराता है इंस्टीट्यूट जो कि नोटिफाई किया गया अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 150। अब सेक्शन 150 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन्होंने नोटिफाई कर रखे हैं कई इंस्टीट्यूट और एसोसिएशंस को जो कि ये काम करती है। क्या काम करती है, वो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करवाती है और उसके बाद ही वो किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोफिशिएंसी के बारे में जान पाती है और अगर वो डायरेक्टर उसको पास कर पाता है तभी वो एक एलिजिबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाता है। ठीक है, तो यहां पे प्रोफिशिएंसी जो है बस उसको एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है। प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि वो प्रोफिशिएंसी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने हासिल की होगी, कब, उस टेस्ट को देने के बाद। वो टेस्ट किसने कराया होगा, इंस्टीट्यूट ने कराया होगा। किस इंस्टीट्यूट ने कराया होगा, वो सारे इंस्टीट्यूट जिसको नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 150। ठीक है, तो इतनी सी बात है। ये अमेंडमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अमेंडमेंट नंबर 5 अंडर चैप्टर नंबर 9। नाउ लास्ट अमेंडमेंट के ऊपर आ जाते हैं विच इज अमेंडमेंट नंबर 6 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है। अब आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो अमेंडमेंट है ये है 26 मई 2020 का। आपने बात करी थी कि 30 अप्रैल 2020 तक का हम देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वो अमेंडमेंट है जो कि आया 26 मई 2020 को, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन जो हुआ वो हुआ बैक डेट से। मतलब जो इसको इन्फोर्स किया गया वो किया गया 28 मार्च 2020 से। तो कहीं ना कहीं ये हमारे दायरे में आ जाता है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब क्या है इसके अंदर, तो इसको समझने से पहले आपको एक पॉइंट देखना होगा अगेन शेड्यूल नंबर 7 का। चलिए सर शेड्यूल नंबर 7 भी देख लेते हैं। तो पेज नंबर 38 पे जब आप आएंगे, here we go, तो ये एक्टिविटीज आपने देखी थी। अभी हम इसी एक्टिविटीज से आगे बढ़ के गए थे। इस एक्टिविटीज के अंदर एक एक्टिविटी का नाम आता है विच इज पॉइंट नंबर 8, जिसमें बात करते हैं हम कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। और इसमें कहा गया है और एनी अदर फंड जो कि सेटअप करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीफ एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटीज एंड वुमेन। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो इन्होंने बता दिया, ये पुराना है, आप सुनते आ रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो वो आपका एलिजिबल कंट्रीब्यूशन माना जाता है अंडर शेड्यूल 7। और इसमें कहा गया और अगर ऐसा कोई भी सेटअप करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको पता होगा हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, उसका नाम था पीएम केयर्स फंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इस 8 पॉइंट को देखोगे तो सिर्फ 8 पॉइंट में अब आपको ये नहीं लिखना है, इसके बाद आपको ये भी लिखना है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड और एनी अदर फंड सेटअप बाय दी। ये सारी बातें जो है वो एज इट इज चलेगी। कहने का मतलब है कि पीएमएनआरएफ के बाद आपको एक वर्ड और ये इंसर्ट करना है विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम। चलिए,
तो क्या बात बता गया, ये यही बता रहा है कि इन शेड्यूल 7 आइटम नंबर 8 आफ्टरवर्ड द वर्ड्स PMNRF, इसके बाद द वर्ड क्या ऐड करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड विच इज नोन एज PM केयर्स फंड शैल बी इंसर्टेड। तो ये आपको पता है भली भांति, इसके बारे में आपने काफी कुछ सुना है, काफी न्यूज में सुना होगा, बट आपको ये लॉ के अंदर अपने इंसर्ट करके चलना है आपके माइंड के अंदर कि पॉइंट नंबर 8 जहां पे आपको PM केयर्स फंड सॉरी PMNRF हुआ करता था, उसके साथ साथ अब एक और इंक्लूड हो गया PM केयर फंड, और उसके बाद एनी अदर तो है ही जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे वो सेटअप कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिलीफ एंड ऑल। ठीक, चलिए, तो दिस इज ऑल अमेंडमेंट रेलेवेंट फॉर चैप्टर नंबर 9। ये 6 के 6 हमने अमेंडमेंट्स देख लिए, और यहां पे जाके आपका जो कंपनीज एक्ट है, यहां पे जाके जो आपका कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके सारे अमेंडमेंट जो है वो कवर अप हो जाते हैं विच इज रेलेवेंट फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2020। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा, जो आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखी हैं, जो पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ अगर आप एड ऑन करते हुए ये कुछ अमेंडमेंट जो कि हमने 6 पार्ट के अंदर सॉरी 5 पार्ट के अंदर कवर किए, एक पार्ट इसका और आएगा विच इज फॉर अदर एक्ट, कंपनीज एक्ट के अलावा, तो इस 5 पार्ट की वीडियो को अगर आप उसके साथ और एड ऑन कर लेते हो तो आप कह सकते हो कि आप अपडेटेड हो और रेडी हो फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2020 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। ऑब्वियसली इसके बाद के जो अटेम्प्ट होंगे उसके लिए भी रेलेवेंट होगी और वहां तक आप अपडेट अपने आप को कर चुके हो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है आपकी तो कमेंट में पूछें। तब तक के लिए मिलते हैं आपको एक छोटी सी अमेंडमेंट वीडियो एक और आएगी विच इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल क्लॉज एक्ट, तो उसके ऊपर एक छोटा सा कंटेंट है, इसी के अंदर अदर लॉ का आपका पार्ट है, तो उसको और कवर अप कराएंगे लेकिन सेपरेटली कराया जाएगा। मिलते हैं आपके उस वीडियो के लिए भी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।